वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सेबी के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए सेबी के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, उसका हेडक्वार्टर कौन है और इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अभी। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की। जब सेबी पे ऐसे लिखने को आता है निबंध लिखने में, तब हमें कुछ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं फैक्ट और लिखने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि सेबी की ड्यूटीज और उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ड्यूटीज का मतलब हो गया उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, वो भी हमें लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सेबी के क्या क्या ड्यूटीज होती है या क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए सबसे पहला है पॉइंट आपका, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है स्कंद विनिमय केंद्रों और अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का विनियमन करना। यानी कि जो भी आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है या जो भी स्टॉक एक्सचेंज के सेंटर्स हैं, वहाँ के सारे मार्केट को क्या करना है, रेगुलेट करना है। ये सेबी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे फंक्शन की, तो प्रतिभूति बाजार से जुड़े हुए प्रतिभूति बाजार से जुड़े हुए बिचौलियों का पंजीकरण और नियमन करना। यानी जो भी सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े हुए जो ब्रोकर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनका टाइम टू टाइम क्या करना है, रेगुलेशन करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन बिचौलियों में स्टॉक के आप कह सकते हैं कौन कौन आता है, जो मीडिएटर्स होते हैं वो कौन कौन आएगा, जैसे ब्रोकर है, ठीक है, उप दलाल है, ठीक है, सब ब्रोकर है, ठीक है, शेयर का ट्रांजैक्शन है, एजेंट हो गया, ठीक है, ट्रस्ट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कॉमर्शियल बैंकर है, अंडरराइटर है, ठीक है, इन्वेस्टर एडवाइजर है। इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो सेबी के कह सकते हैं कार्य कराते हैं, उनमें इन लोगों का क्या करना है, उनका रेगुलेशन करना है, उनमें आप कह सकते हैं कि मेन जो है जो ब्रोकर्स होते हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता बनाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड क्या कह रहा है, डिपॉजिटरीज तथा उसके भागीदारों, प्रतिभूतियों के अभिभावकों यानी कस्टोडियन, विदेशी संस्थागत निवेशक, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसियां, ऐसे ही अन्य बिचौलियों का पंजीकरण और उनके कार्यों का नियमन करना। देखिए आपने यहाँ पे देखा कि जितने भी जो सेबी में आते हैं इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं, उन सबके रूल्स और रेगुलेशन के लिए सेबी का फंक्शन है इम्पोर्टेंट कि उन सबके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए। साथ ही जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं या म्यूचुअल फंड है सहित अन्य सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीयन और नियमन करना, यानी कि उनका भी रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन बनाना, किसके लिए, म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और उनके लिए नियम बनाना है। ठीक है, यानी कि जो मेन आप कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको मोटिवेट करना, ताकि वो अपना फंक्शन है वो बहुत ही स्मूथली कर पाए। नेक्स्ट है प्रतिभूति बाजारों से संबंधित जो कपटपूर्ण या अनुचित व्यापार होते हैं उनको निषेध करना। यानी कि आप देखते हैं कि मेन ये जो फंक्शंस होते हैं इनके जो रिलेटेड नहीं होते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है, इनके सारे फ्रॉड के जो फंक्शंस होते हैं इन सबको रोकना। जितने भी फ्रॉड हो गया या कोई ऐसे काम कर रहे हैं अनफेयर है, तो उन ब्रोकर को उनको कंट्रोल करना, उन पे रोक लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रतिभूति बाजार के निवेशकों को शिक्षा देना और बिचौलियों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना। यानी कि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको क्या देना है, उनको ट्रेनिंग, उनको एजुकेशन देनी है, उनको सिक्योरिटीज़ के बारे में नॉलेज देनी है, और जो भी इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको क्या करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अपने फंक्शन में प्रोफेशनल हो पाए और वो अपना काम बहुत ही स्मूथली कर पाए। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो भी इनसाइड ट्रेडिंग है उनको रोक लगाना। यानी जो आंतरिक व्यापार करते हैं, प्राइस को अप एंड डाउन करते हैं, उन इनसाइड ट्रेडिंग पे उनको कंट्रोल करना। तो सेबी का मेन कर्तव्य आप कह सकते हैं या कार्य क्या कह सकते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना, ताकि जो प्राइस है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं आए। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंपनियों के भारी मात्रा में अंशों को क्रय करना, कंपनियों के अधिग्रहण का नियमन करना। यानी कि जो आप इनसाइड ट्रेडिंग को तो कंट्रोल करेंगे, साथ ही रेगुलेट द परचेज ऑफ बल्क शेयर ऑफ कंपनीज एंड, देखिए यहाँ पे जो कंपनी होती हैं उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना कि कौन सी कंपनी कितने शेयर का अलॉटमेंट कर सकती है, कितना परचेज कर सकती है, उनके लिए रेगुलेशन बनाना, ये भी सेबी का फंक्शन है। साथ ही साथ नेक्स्ट फंक्शन क्या कह सकते हैं, स्कंद विनिमय केंद्रों और पारस्परिक निधियों यानी म्यूचुअल फंड और जो स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज सेंटर से संबंधित अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना और अंकेक्षण करने के लिए सूचनाएं मांगना। देखिए सिंपल है कि आपके जो भी स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स है, म्यूचुअल फंड है या अदर पर्सन्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, तो उनकी आप कभी भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनके लिए उनका ऑडिट करने के लिए उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सेबी कभी भी अपनी ऑडिटिंग के लिए या उनका ऑब्जर्वेशन के लिए उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके कार्य करना। यानी कि नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना अभी हमने देखा कि कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, म्यूचुअल फंड एंड अदर पर्सन रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स फॉर ऑडिट, यानी सूचनाएं तो हम ले सकते हैं। साथ ही साथ टू एक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, यानी कि जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है उसके तहत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका अधिकार, उनके कार्य करना। इस धारा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी चार्जेस होते हैं या अदर एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिटरमाइन करना, यानी कि किस पे कितना चार्जेस लगेगा। अगर कोई फ्रॉड करता है ब्रोकर तो सेबी क्या कर सकता है, सेबी उस पर चार्जेस लगा सकता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उनसे ले सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं सेबी, उसके लिए टाइम टू टाइम क्या करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम कह सकते हैं कि बोर्ड जो होता है, सेबी जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, जब भी वो चाहे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मांग सकता है अपने किसी भी ब्रोकर, सब ब्रोकर, एजेंट, उन सब से। ठीक है, ताकि अब बोर्ड जो है, बोर्ड मीन्स सेबी अपने फंक्शन को स्मूथली क्या कर पाए, कार्य कर पाए। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि सेबी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमने अभी देखे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो रेगुलेट मेन क्या है, क्या करना है, रेगुलेशन किसके लिए, जो भी नियम किसके लिए बनाना है, स्टॉक सेंटर्स के लिए, अदर सिक्योरिटी मार्केट के लिए। साथ ही साथ और रेगुलेशन किसके लिए बनाए जाएंगे, सेबी का मेन फंक्शन क्या हो गया कि सिक्योरिटी मार्केट के लिए रेगुलेशन बनाना। साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन किसके लिए है, जो मेन फंक्शन करते हैं सेबी के अंदर जो भी मध्यस्थ होंगे। ठीक है, कौन कौन आता है उसमें, स्टॉक आता है, स्टॉक ब्रोकर आ गया, सब ब्रोकर आ गया। ठीक है, शेयर ट्रांसफर एजेंट आ गया, इश्यूअर आ गया, बैंकर्स आ गया, ट्रस्टीज आ गए, इश्यू रजिस्ट्रेशन बिजनेस, ठीक है, बैंकर्स आ गया, अंडरराइटर आ गया, इन्वेस्टमेंट जो करता है उनके ऊपर ये सारे फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको फंक्शन में एक चीज ध्यान रखनी है, फंक्शन में आप क्या याद रखोगे कि जो भी रजिस्ट्रेशन होता है और रेगुलेशन बनाना, जितने भी सेबी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, शेयर स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स हैं उनके लिए रेगुलेशंस बनाना, ताकि जो सेबी है, जो बोर्ड है, वो अपना बहुत स्मूथली फंक्शन कंप्लीट कर पाए। वो जब भी चाहे ऑडिट के लिए क्या ले सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेशन देना, उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना, ताकि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट्स होते हैं यानी ब्रोकर, सब ब्रोकर होते हैं, ठीक है, इन सबको क्या करना है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देना, ताकि वो कुछ भी गलत काम नहीं होने दे। ठीक है, इनसाइड ट्रेडिंग का मैंने अभी आपको बता दिया कि प्राइस में जो फ्लक्चुएट आता है उसको रोकने के लिए इनसाइड ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे के सारे हमने देखे कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, सेबी के। ठीक है, देखिए अब कुछ हम बात करते हैं कि सेबी की शक्तियां या उसके अधिकार, पावर और राइट्स ऑफ सेबी। ठीक है, क्या क्या पावर हो सकता है, क्या क्या राइट्स हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मेन क्या क्या पावर और राइट्स हो सकता है, राइट टू आस्क फॉर करंट डिटेल्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स,
ठीक है। मेन क्या क्या हो सकता है देखो, तो देखिए पावर्स में क्या हो सकता है, पावर्स में राइट टू आस्क फॉर करंट डिटेल्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, यानी कि जो सेबी है, बोर्ड है, वो क्या कर सकता है कि जो स्कंद विनिमय केंद्र है उनसे कोई भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट मांग सकता है, ठीक है, उनको रिपोर्ट मांगने का अधिकार है। अभी हमने ड्यूटीज एंड फंक्शन देखा था कि क्या क्या कर्तव्य है, अब उसके अधिकार है। सेबी कभी भी अपने अधिकार से कुछ भी मांग सकता है। राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, यानी कि सेबी को ये अधिकार है कि वो स्टॉक एक्सचेंज सेंटर का कभी भी ऑब्जर्वेशन या कभी भी निरीक्षण कर सकता है, ठीक है, वो देख सकता है कि कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज और सेंटर, देखिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज सेंटर को मान्यता देने और मान्यता को निरस्त भी कर सकता है, ठीक है, कभी भी कैंसिल कर सकता है। कुछ स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स में अगर उसे कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो क्या कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, उसके जो भी उसका रजिस्ट्रेशन है उसको हटा सकता है। अप्रूवल ऑफ रूल्स एंड बाय लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेंटर राइट्स, यानी कि जो सेबी है उसको नियम उपनियम बनाने का अनुमोदन है, उसको राइट है, यानी कि उसको रूल्स और रेगुलेशन किसके लिए बनाना, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स के लिए वो रूल्स भी बनाएगा, ठीक है, नियम बनाएगा ताकि स्टॉक एक्सचेंज अपने रूल्स पे काम कर पाए। देखिए राइट्स में, राइट्स इज द डिफरेंस फॉर ड्यूटीज, यानी कि अधिकार भी अलग है, ड्यूटीज अलग है। अधिकार का मतलब है कि वो रूल्स रेगुलेशन बनाने का उसको पावर है, ठीक है। राइट्स टू टेक ओवर द राइट्स टू द स्टॉक एक्सचेंज सेंटर और टेक द प्लेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्कंद विनिमय केंद्र के अधिकार को अपने हाथ में लेने और उनकी कार्यकारिणी का स्थान लेने का भी अधिकार है, यानी स्टॉक एक्सचेंज के जो पावर होते हैं वो अपने हाथ में ले सकता है। कौन ले सकता है, सेबी। सेबी जब भी चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स के क्या ले सकता है, टेक ओवर ऑफ द राइट्स, यानी जो पावर होता है स्टॉक एक्सचेंज का वो अपने हाथों में ले सकता है जब भी चाहे, ठीक है। राइट टू कैंसल एनी ट्रांजेक्शन टू एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सेंटर में किसी भी व्यवहार को वो क्या कर सकता है, ट्रांजेक्शन्स को कैंसिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है, यानी कि सेबी के पास में ये राइट्स है, ये अधिकार है कि वो कैंसिल कर सकता है एनी ट्रांजेक्शन एट रिकॉग्नाइज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, यानी कि उसने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज सेंटर पर कुछ गलत हो रहा है, कुछ व्यवहार गलत है, तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो भी कह सकते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के लेन देन पर रोक लगाने का भी अधिकार है, किसके पास में है, सेबी के पास में, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड भी रोक लगा सकता है। अभी हमने देखा ट्रांजैक्शन से संबंधित, नेक्स्ट है सिक्योरिटी, अगर कोई ऐसी सिक्योरिटीज में, प्रतिभूतियों में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको भी रोकने का अधिकार रहता है किसके पास, सेबी के पास, ठीक है। अब देखिए राइट टू कंप्लेन ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, इश्यू मैनेजर एंड एटसेट्रा टू रजिस्ट्रेट, यानी कि दलाल, उपदलाल, मर्चेंट बैंकर, प्रबंधकों आदि के पंजीकरण के लिए बाध्य कर सकता है। यानी कि ये जो आपने देखा कि जो ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेबी के फंक्शन को कंप्लीट कराने में। तो सेबी का ये अधिकार है कि वो इनको प्रेशर कर सकता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है। अपने से रजिस्ट्रेट कराने पर वो कुछ भी अनऑफिशियल फंक्शन है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, यानी कि जो म्यूचुअल फंड होता है और वेंचर कैपिटल फंड होता है उसके लिए भी नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, आपके सेबी के पास में होता है। पावर होता है स्पेशल, पावर होता है उनके पास में, मेन ये ध्यान रखिए कि स्पेशल पावर रहता है कि वो कभी भी किसी भी कंपनी की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिमूव करने का, यानी कि देखिए यहाँ पे मेन क्या है, रजिस्ट्रेशन तो वो बनाएगा किसके लिए, म्यूचुअल फंड के लिए और वेंचर कैपिटल के लिए भी। साथ में अगर हम देखें कि 10 पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी प्रोस्पेक्टर बनाए जा रहे हैं, जो भी प्रोस्पेक्टर है वो उसमें विशेष बातों का एक उल्लेख किया जाता है कि कंपनी को बाध्य करने का, ठीक है। ये जो
कंपनी का जो प्रोस्पेक्टर बनाएगा उसमें इंपॉर्टेंट स्पेसिफाइड थिंग्स होनी चाहिए कि ये कंपनी के पास मेंशन हो, ठीक है, ताकि कंपनी कोई भी फ्रॉड या कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाए। ये भी अधिकार होता है कि वो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टर में यानी प्रविवरण में कुछ इंपॉर्टेंट बातों का समावेश करें, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए ताकि वो फ्रॉड नहीं करे। राइट टू चेक प्रोस्पेक्टर एंड इश्यू कार्ड, कंपनी की जांच करते और निगमन कार्ड जारी करने का भी अधिकार है। यानी कि प्रविवरण की जांच करना, प्रोस्पेक्टर को चेक करना, किसके पास अधिकार होगा प्रोस्पेक्टर को चेक करने का? सेबी के पास में। और साथ ही साथ वो इश्यू कार्ड भी देगा ताकि कोई भी गलत नहीं हो। राइट टू डायरेक्ट द कंपनीज टू रिसॉल्व द ग्रीवेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड सिक रिपोर्ट ऑन देम। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है ये वाला। क्या है कि जब भी कंपनी के खिलाफ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई शिकायत आती है, ठीक है, इन्वेस्टर, तो वो उसे दूर करेगा। कंपनी को निवेशकों की शिकायतों का समाधान का निर्देश देना और उन पर रिपोर्ट मांगने का। अगर इन्वेस्टर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अगर सॉल्व नहीं करती है कंपनी, तो सेबी उसके खिलाफ एक्शन उठा सकती है उस कंपनी के खिलाफ। साथ ही साथ उस इन्वेस्टर की प्रॉब्लम को अगर वो सॉल्व नहीं करती है तो रिपोर्ट भी मांगने का अधिकार रहता है सेबी के पास में। यानी कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर वो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है? इन्वेस्टर की। जबकि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो सेबी होती है उसको एस्टैब्लिश ही क्यों किया गया है, बिकॉज द किसको प्रोटेक्ट करना है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर है, उसकी कोई शिकायत है, कोई ग्रीवेंस है, तो वो क्या करेगा? वो कंपनी के पास जाएगा। अगर कंपनी उसको हैंडल नहीं करेगी तो उसको दूर करने के लिए कौन है? सेबी है। ये आपको ध्यान रखना है। और सेबी इससे रिपोर्ट मांग सकती है इस कंपनी से कि आपने इतने टाइम तक उसकी प्रॉब्लम को, इन्वेस्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि अंशों के सूचन के लिए बाध्य करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सेबी, यानी पावर ऑफ कंप्लेंट लिस्टिंग ऑफ शेयर। ध्यान रखना, जब तक हम शेयर का लिस्टिंग नहीं कराते हैं, लिस्टिंग मीन्स रजिस्ट्रेशन, वी कैन से, जैसे हम एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, उसी तरह से हमको शेयर का, कोई भी कंपनी है वो शेयर का क्या कराएगी? लिस्टिंग कराएगी। कहाँ पे लिस्टिंग कराते हैं? स्टॉक एक्सचेंज सेंटर पे। कहाँ पे कराएंगे? स्टॉक एक्सचेंज सेंटर पे क्या करेगी? वो लिस्टिंग कराएगी अपने शेयर का। ये एक इंपॉर्टेंट है, वो इस पे फोर्स डाल सकते हैं कंपनी के ऊपर। राइट टू इश्यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ध्यान रखिएगा, मेन क्या है? निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना। आप जानते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर का अगर इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा तो क्या हमारी इकोनॉमिक में पैसा आएगा? क्या नहीं आएगा। इसीलिए सेबी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देती है, दिशा निर्देश देती है कंपनीज को, ब्रोकर को, सब ब्रोकर को, कि वो इन्वेस्टर को क्या करें? सुरक्षित करें, उनको प्रोटेक्ट करें। पावर टू इम्पोज फाइन्स ऑन पार्टीज नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ध्यान रखना, इस अधिनियम के प्रावधानों की पालना न करने पर पक्षकारों पर अर्थदंड लगाने का भी प्रोविजन होता है। यानी कि अगर कोई पार्टीज हैं वो ढंग से काम नहीं करती हैं तो अधिकार रहेगा कि उसके खिलाफ क्या लगाया जाए? पेनल्टी लगाई जाए। एंड लास्ट फंक्शन या लास्ट पावर हम कह सकते हैं, अधिकार क्या है सेबी का? पावर टू एक्सरसाइज ऑल सर्च पावर्स एज आर assigned to be it by the central government from time to time। यानी कि उन सभी शक्तियों का उपयोग करने की शक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर इसे सौंपी जाती है, वो पूरा का पूरा करना सेबी का क्या रहता है? पावर रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो अगर हम बात करें सेबी के क्वेश्चन की, तो देखिए क्या आ सकता है कि सेबी पे हमको क्या लिखना होता है बेटा? निबंध लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो हमने प्रीवियस वीडियो में कल देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको दो डेट बताई थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेट बताई थी, एक एस्टैब्लिशमेंट या हम कह सकते हैं लीगल स्टेटस उसको मिला था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मुझे डेट हो तो वो क्या होगी? 12 अप्रैल 1988, ठीक है। और अगर एस्टैब्लिश यानी कि अगर मैं पूछूं लीगल स्टेटस कब दिया गया तो वो था 30 जैन 1992। सेबी का एक्ट कौन सा है?
सेबी का एक्ट कौन सा है? 1992। एंड द वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी? मुंबई। वेयर द? मुंबई। कहां पे बेटा? मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी? वेरी गुड, मिस्टर अजय त्यागी। तो देखिए यहाँ पे ये सारी हमने इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। और मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कल हमने डिस्कस किया था। चेयरमैन होगा और चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद में कितने मेंबर होते हैं? ये चेयरमैन। फिर 2 मेंबर कौन अपॉइंट करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई करती है। वेरी गुड। और 5 मेंबर और होते हैं जिसमें से 3 मेंबर क्या होते हैं बेटा? फुल टाइम होते हैं और 2 होते हैं सेमी टाइम या पार्शियल होते हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट। देन हमको ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव के बाद में आज जो हमने देखा बेटा वो क्या था? आज हमने देखा कि सेबी के क्या थे? हमने फंक्शंस देखे थे। वो फंक्शन लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे पावर। तो यहाँ पे हमारा जो सेबी का होगा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जो आता है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।